तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक प्लांट एनाटॉमी की। हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी पढ़ने से पहले हमें जर्नल एनाटॉमी का मतलब पता होना चाहिए। एनाटॉमी का मतलब होता है जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम इंटरनली स्टडी करते हैं। इंटरनली मतलब उसके अंदर में किस तरह के टिश्यू प्रेजेंट हैं, उसका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, आपस में टिश्यू किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं। जब इंटरनल स्ट्रक्चर टिश्यू स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो उसी स्टडी को बुलाया जाता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी को हम डिफाइन कर सकते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। और एनाटॉमी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में हम पढ़ते क्या है, बॉडी का टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। ये हमारी डेफिनेशन है एनाटॉमी की। जब हम प्लांट के रेस्पेक्ट में एनाटॉमी पढ़ते हैं तो प्लांट एनाटॉमी, एनिमल्स के रेस्पेक्ट में एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एनिमल एनाटॉमी। अब एनाटॉमी पढ़ने से पहले हमें एक बहुत बेसिक टर्म पढ़नी पड़ेगी, टिश्यू। जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पढ़ना है, इसका मतलब क्या है। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है जिनका कॉमन ओरिजिन, जिनका ओरिजिन हमेशा सेम रहता है। तो ग्रुप ऑफ सेल विद अ कॉमन ओरिजिन इज कॉल्ड एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल विद अ कॉमन ओरिजिन। क्या सिर्फ कॉमन ओरिजिन होता है, क्या और भी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं इन सेल्स के बीच में। अगर हम टिश्यू के मिलने वाले सेल की बात करें तो क्या सिर्फ इनका ओरिजिन कॉमन है या कुछ और भी कॉमन होता है। यूजुअली ये जो एक टिश्यू के अंदर में मिलने वाले सेल हैं वो उनका फंक्शन भी मैच करता है। तो उनका फंक्शन भी क्या होता है, ये मैच करता है। तो उनका फंक्शन भी क्या करता है, यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। पर ये चीज़ हमेशा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हमने इसके आगे क्या लगाया, यूजुअली। कई बार टिश्यूज़ के अंदर ऐसे सेल भी होते हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये हमारे डेफिनेशन है जिसमें कॉमन ओरिजिन टर्म बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, दोनों केस में चल जाएगा। अब ये बात हो गई जर्नल टिश्यूज़ कहा किसको जाता है, ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है। प्लांट बॉडी में मिलने वाले टिश्यूज़ को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। प्लांट बॉडी में मिलने वाले सेल्स को हम दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरे परमानेंट टिश्यू। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। इन दोनों को जो डिवाइड किया गया है वो इनकी डिवीजन कैपेबिलिटी, सेल डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं या फिर सेल डिवीजन वो परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके बिहाफ पे हमने डिवाइड किया हुआ है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल होते हैं। ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं और सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करने के बाद में नए सेल का प्रोडक्शन लगातार बॉडी में करते रहते हैं। वहीं पर अगर हम परमानेंट सेल की बात करें तो ये जो सेल हैं ये डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इनका नाम है परमानेंट सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल। कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल मतलब ये लगातार सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं। जबकि अगर हम परमानेंट सेल की बात करें तो दीज कैन नॉट डिवाइड। अब आप बोलेंगे कि भाई अगर परमानेंट सेल डिवाइड नहीं कर सकते तो वो बनते कैसे हैं। परमानेंट सेल को बनाने का काम भी मेरिस्टेमेटिक सेल का ही होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल लगातार डिवाइड करती है और डिवाइड करके कुछ सेल उसमें से परमानेंट सेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कन्वर्जन कैसे होता है वो भी हम बताएंगे। लेकिन ये जो परमानेंट सेल हैं ये खुद से डिवाइड नहीं करते, ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनको प्रोड्यूस करती है। अब क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं और परमानेंट सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं करते, तो इनके बीच में इनके सेल्स को लेकर कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, कुछ पॉइंट्स को लेकर के डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर हम साइज़ की बात करें तो जो सेल लगातार डिवाइड कर रहा होगा उसका साइज़ कैसा होगा, इसका साइज़ स्मॉल होता है
जबकि यहाँ पे साइज कंपैरेटिवली लार्ज होता है। ये डिवाइड नहीं कर रहा और ये लगातार डिवाइड कर रहे हैं। जो चीज़ बार बार डिवाइड करेगी उसका साइज हमेशा स्मॉल रहेगा। स्मॉल साइज होने के साथ में क्योंकि ये लगातार डिवाइड करते हैं तो उसकी वजह से इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट। लगातार कोई चीज़ डिवाइड कर रही छोटे साइज़ की है, वो ईजिली एक दूसरे के बीच में इस तरह से फिट हो सकते हैं। उनके बीच में जो खाली जगह बचेगी, गैप बचेगा, वो कम होगा। लेकिन यहाँ पर परमानेंट सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस जनरली प्रेजेंट होता है, कुछ केसेस में एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा ही एब्सेंट होता है। अब क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो लगातार डिवाइड करते हैं, उनको ग्रोथ का टाइम नहीं मिलता, उनको डेवलपमेंट का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं दे आर इमैच्योर सेल। इमैच्योर सेल, इमैच्योर सेल का मतलब है नो स्पेसिफिक फंक्शन। नो स्पेसिफिक फंक्शन, ये कुछ फंक्शन परफॉर्म बॉडी में नहीं करते, सिर्फ लगातार डिवाइड करके नए सेल बनाना इनका काम होता है। परमानेंट सेल की अगर हम बात करें तो दे आर मैच्योर सेल। मैच्योर सेल का मतलब होता है दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन, ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनके अंदर में फंक्शन चल रहा होता है। अच्छा, दोनों की सेल वॉल को लेकर के भी डिफरेंस होता है। अगर हम दोनों की सेल वॉल को लेकर के डिफरेंस देखें तो जो सेल लगातार डिवाइड करता है उसके पास कैसी सेल वॉल होती है? थिन इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल। जबकि अगर हम बात करें भाई परमानेंट सेल्स की तो वहाँ पे थिक सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल होती है और सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल की जगह सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो चुकी है क्योंकि वो ग्रोथ कर चुके हैं। अब क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करते तो इनके अंदर में अर्गास्टिक सब्सटेंस, अर्गास्टिक सब्सटेंस यानी वेस्ट मटेरियल बहुत ही कम बनता है, जबकि यहाँ पर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा बनता है। जो कोई भी सेल जब फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसके फंक्शन परफॉर्म करते टाइम वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होता है उसकी साइटोप्लाज्म में, तो उन्हीं वेस्ट मटेरियल्स को अपने क्या बुला रहे हैं? अर्गास्टिक मटेरियल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल में अर्गास्टिक मटेरियल कम है और परमानेंट सेल में अर्गास्टिक मटेरियल ज़्यादा है। अर्गास्टिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए प्लांट सेल के पास में होते हैं वैक्यूल, कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर उनके साइटोप्लाज्म में जिसको वैक्यूल बोलते हैं। क्योंकि अर्गास्टिक सब्सटेंस कम है तो यहाँ पर वैक्यूल भी छोटे छोटे होंगे, जबकि यहाँ पर वैक्यूल लार्ज साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। किसमें? परमानेंट सेल के अंदर में दे आर ऑफ लार्ज साइज। वेस्ट मटेरियल वहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेट हो रखा होता है। अब हम बात करते हैं कि भाई लोकेशन की। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं दे आर लोकलाइज्ड मतलब एट स्पेसिफिक लोकेशन। बॉडी में कुछ स्पेसिफिक जगहें होती हैं, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं, सिर्फ वहीं पर हमें मेरिस्टेमेटिक सेल मिलेगा। प्लांट के अंदर में जितनी भी ग्रोथ होती है, जितना भी सेल डिवीजन होता है, दैट इज लोकलाइज्ड। लेकिन अगर हम इस परमानेंट सेल की बात करें तो परमानेंट सेल पूरी प्लांट बॉडी में जगह जगह पर प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट ऑल ओवर बॉडी। ये पूरा प्लांट बॉडी का मैक्सिमम पार्ट परमानेंट सेल से बनता है और एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जगह कुछ जगहों पे, स्पेसिफिक जगहों पर, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये कुछ डिफरेंस है परमानेंट सेल और मेरिस्टेमेटिक सेल के बीच में। अच्छा, एक चीज़ हमें और याद रखनी पड़ेगी कि परमानेंट सेल से मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल किस तरह से बनता है। मान लो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करके इसने दो नए सेल बनाए, न्यू सेल।
इनमें से कम एक जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह बिहेव करता है। दूसरा जो है वो या तो वो भी मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह बिहेव कर सकता है या फिर वो कर सकता है डिफरेंशिएशन। वो अपने अंदर में क्या कर लेता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के दौरान वो अपना शेप मॉडिफाई कर लेता है, अपना फंक्शन मॉडिफाई कर लेता है, और मॉडिफाई करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट सेल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट सेल में। और परमानेंट सेल को ही हम मैच्योर सेल बुलाते हैं, जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा। कैसे बना है? थ्रू डिफरेंशिएशन। एक प्रोसेस चलता है जिसके थ्रू इसने अपना डिफरेंशिएशन कर लिया। इस तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनते हैं। क्या परमानेंट सेल डिवाइड कर सकता है? नहीं, परमानेंट सेल के पास में डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं होती। लेकिन कुछ परमानेंट सेल्स के पास में एक अलग तरह की कैपेसिटी होती है जिसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। जो परमानेंट सेल हैं कुछ, उनके अंदर में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन करके ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल में। तो परमानेंट सेल खुद से डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कंडीशंस में कुछ परमानेंट सेल, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, जिसमें वो अपना डिफरेंशिएशन लूज कर देते हैं और वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल में। तो वापस ये किस में कन्वर्ट हो गए? मेरिस्टेमेटिक सेल में। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है इसने फिर से डिवीजन किया, फिर से एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाया, और जो दूसरा सेल है मान लेते हैं इसके अंदर में वापस से डिफरेंशिएशन हुआ जिसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन। और रीडिफरेंशिएशन होकर के वापस ये किस में कन्वर्ट हो गया? परमानेंट सेल में। तो ये पूरी प्लांट बॉडी का प्रोसेस होता है कि भाई मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है, परमानेंट सेल बनाती है। परमानेंट सेल डिवाइड नहीं कर सकती। कुछ परमानेंट सेल के अंदर एक प्रोसेस चलता है डी डिफरेंशिएशन, जिससे वो वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल बनते हैं। वो वापस मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होकर के डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन करते हैं और परमानेंट सेल बन जाते हैं। अब इनको ओरिजिन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। जो स्टार्टिंग में मेरिस्टेम आती है उसको बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से बनने वाले परमानेंट सेल्स प्राइमरी परमानेंट सेल। प्राइमरी परमानेंट सेल जो है वो डी डिफरेंशिएट होकर के मेरिस्टेम बनाते हैं जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम रीडिफरेंशिएशन होकर के सेकेंडरी परमानेंट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेरिस्टेम का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। बाकी ये प्रोसेस हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारे पास में मेरिस्टेम और परमानेंट टिश्यू दो टाइप। तो अगर हम मेरिस्टेम के क्लासिफिकेशन की बात करें, मेरिस्टेम को उनके पोजीशन के बेसिस पे और ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो मेरिस्टेम को हम क्लासिफाई करते हैं उनके ओरिजिन के बेसिस पे एक तो, प्लस उनके लोकेशन के बेसिस। ओरिजिन मतलब कि वो प्लांट लाइफ में कब ओरिजिनेट करते हैं, पहले ओरिजिनेट करते हैं, अर्ली ओरिजिनेट करते हैं, या फिर लेट ओरिजिनेट करते हैं, बाद में ओरिजिनेट करते हैं लाइफ में। पहले हम ओरिजिन के बेसिस पे बात करेंगे और लोकेशन के बेसिस पे किस तरह से क्लासिफाई करते हो बाद में आपको बता देंगे। ओरिजिन के बेसिस पे 3 तरह के मेरिस्टेम होते हैं। प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम जिसको एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम, थर्ड इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। थर्ड इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब इसका मतलब क्या है? देखो, प्रो मेरिस्टेम मतलब है ऐसा मेरिस्टेम जो प्लांट के एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट था। प्लांट के अंदर में एम्ब्रियो स्टेज होती है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। उस एम्ब्रियो स्टेज में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसी को बोला जाता है प्रो मेरिस्टेम। ये एम्ब्रियोनिक जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन करने में हेल्प करता है। प्रेजेंट इन एम्ब्रियो स्टेज, प्रेजेंट इन एम्ब्रियो स्टेज। एक बार सीड जर्मिनेट हो जाता है, नया प्लांट बनता है, यंग प्लांट बनता है। तो जो नया प्लांट या फिर यंग प्लांट बनेगा
उस यंग प्लांट के अंदर में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम। वो मेरिस्टेम जो होगी उसको क्या बुलाया जाएगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसमें एपिकल मेरिस्टेम आती है, एपिकल मेरिस्टेम प्लस एक और मेरिस्टेम होती है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये दो तरह की मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम में आती है। प्राइमरी मेरिस्टेम का काम होता है लेंथ का इंक्रीज करना, प्राइमरी ग्रोथ करवाना। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लेंथ इंक्रीज। जब भी प्लांट बॉडी का लेंथ इंक्रीज करता है तो उसी को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो आपने देखा होगा भाई प्लांट बॉडी स्टार्टिंग में अपनी लेंथ इंक्रीज करती है। क्या कंट्रीब्यूशन होता है एपिकल और इंटर कैलरी का वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी आपको यह याद रखना है कि भाई ये क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से बनती है। जो हमने यहाँ पे बताया था कि भाई प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज डी डिफरेंशिएट होकर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो हमारे पास में लेटर ओरिजिनेट करती है। भाई प्राइमरी मेरिस्टेम के काम करने के बाद में प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। उन प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज में से कुछ डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम में। तो ये कब ओरिजिनेट होगा? लेटर इन लाइफ। सेकेंडरी मेरिस्टेम का दूसरा नाम होता है कैम्बियम, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डी डिफरेंशिएशन। ये किससे बनते हैं? डी डिफरेंशिएशन। दो तरह के कैम्बियम होते हैं, वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। एक होता है वस्कुलर कैम्बियम और एक कॉर्क कैम्बियम। इनका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट बॉडी में विड्थ इंक्रीज को बोलते हैं। जब भी प्लांट का विड्थ या फिर डायमीटर इंक्रीज होता है, उसका मोटाई इंक्रीज होता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ का किसका काम है? पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की। पहले हम बात करते हैं भाई जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसकी। प्राइमरी मेरिस्टेम में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरिस्टेम होती है, जो सारे प्लांट प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। शूट में मिलने वाली शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट में मिलने वाली रूट एपिकल मेरिस्टेम। दो तरह की एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो शूट एपिकल मेरिस्टेम डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ शूट, शूट के एकदम टिप पर। रूट एपिकल मेरिस्टेम के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर रूट कैप प्रेजेंट होती है। रूट कैप तो ये सब टर्मिनल प्रेजेंट होती है, सब टर्मिनल, एकदम टर्मिनल नहीं है, क्योंकि टर्मिनल पर तो रूट कैप प्रेजेंट रहती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम लेंथ का इंक्रीज करती है शूट के, और रूट एपिकल मेरिस्टेम लेंथ का इंक्रीज करती है, रूट के लेंथ का इंक्रीज वो करती रहती है। जब शूट एपिकल मेरिस्टेम लेंथ का इंक्रीज कर रही है तो बीच बीच में ये कुछ छोटे छोटे लीफ प्राइमोडिया छोड़ती जाती है, जिसको बोलते हैं लीफ प्राइमोडिया, एलपी। यही लीफ प्राइमोडिया बाद में बड़े होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लीफ में। यही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लीफ 1, लीफ 2 में। और ये लीफ किससे बने हैं? लीफ प्राइमोडिया से ही पीछे छूटते हुए लीफ प्राइमोडिया लीफ में कन्वर्ट होते जाते हैं। इसी तरह से रूट भी अपने आगे की तरफ ओरिजिनेट होती जाती है। जब शूट एपिकल मेरिस्टेम लीफ का फॉर्मेशन करता है तो बीच बीच में नोड्स का फॉर्मेशन भी होता है। ये जो लाइन हमने बनाई है दिस इज नोड। नोड के बीच बीच में इंटरनोड्स हैं, ये वाला रीजन है इंटरनोड, और इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट होता है एक और टिश्यू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये नोड के बिल्कुल इंटरनोड के बिल्कुल बेस पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरनोड के अलावा यहां पर भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये इंटरनोड के भी बेस, लीफ के बेस पर भी क्या प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये बनाया हमने इंटर
कैलोरी मेरिस्टम। इंटर कैलोरी मेरिस्टम कहाँ पर लोकेटेड है? बेस ऑफ इंटरनोड प्लस लीफ बेस, लीफ बेस पर किसका हेल्प करते हैं? ये हो गया इनका दो तरह के प्राइमरी मेरिस्टम। अब हमें बात करनी है भाई शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम और इंटर कैलोरी मेरिस्टम के फंक्शन। ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे प्राइमरी ग्रोथ को दोनों ओरिजिनेट करवाते हैं। इसमें हम पहले बात करेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम की। शूट एपिकल मेरिस्टम का क्लोजली आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो ये 3 लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है दिस इज डर्मेटोजन, इसके नीचे वाली पेरीब्लेम और सबसे अंदर वाली प्लीरोम। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं शूट एपिकल मेरिस्टम के अलग अलग रीजन बनाते हैं। जो डर्मेटोजन है वो एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली जो लेयर है परमानेंट सेल्स वो बनाएगी एपिडर्मिस। पेरीब्लेम बनाती है कॉर्टेक्स जो बीच के पार्ट में पड़ता है, और प्लीरोम बनाता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का प्रोडक्शन कर रहा होता है। ये यहाँ पे छोटे छोटे हमने बनाए लीफ प्राइमोडिया। यही लीफ प्राइमोडिया बाद में आगे चल के लीफ का फॉर्मेशन करते हैं। जब लीफ प्राइमोडिया बनते हैं तो कुछ सेल यहाँ पे इसके एक्सेल में बच जाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल। यही इन्हीं एक्सेल की बची हुई सेल को हम एक्सिलरी बर्ड कह करके बुलाते हैं। दीज आर एक्सिलरी बर्ड्स। और ये एक्सिलरी बर्ड लीफ प्राइमोडिया के एक्सेल में मिलते हैं और आगे चल के यही लीफ के अंदर में एक्सेल का काम कर रहे होते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टम में 3 हिस्टोजन है। पहला हिस्टोजन, दूसरा हिस्टोजन और तीसरा हिस्टोजन, जो अलग अलग कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करता है। अब बात करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम की। रूट एपिकल मेरिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। रूट एपिकल मेरिस्टम में भी 3 रीजन्स होते हैं। सबसे बाहर वाला डर्मेटोजन, फिर आता है पेरीब्लेम और लास्ट में आता है अंदर प्लीरोम। यहां पर एक छोटा सा क्विसेंट सेंटर जिसमें कुछ रिजर्व मेरिस्टेमेटिक सेल रहते हैं जो डैमेज होने के टाइम पर एक्टिवेट होते हैं। एक और स्पेशल टाइप का हिस्टोजन मिलता है जिसको बोला जाता है क्लेप्ट्रोजन। जो रूट कैप बनाता है। इस क्लेप्ट्रोजन का काम क्या है? रूट कैप बनाना। और सबसे ऊपर में प्रेजेंट है रूट कैप। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा रूट कैप। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट लेयर्स ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टम, जिसमें टोटल हमारे पास हिस्टोजन कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो रूट के अंदर में एक हिस्टोजन ज़्यादा होता है, क्लेप्ट्रोजन, जो कि रूट कैप बना रहा होता है। क्विसेंट सेंटर में कुछ रिजर्व सेल्स रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, जो डैमेज होने के टाइम पे रिपेयर का काम करते हैं, रूट कैप को रिपेयर मेरिस्टेमेटिक पोर्शन में प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं हम इंटर कैलोरी मेरिस्टम पर। सेकेंड टाइप का जो मेरिस्टम है दैट इज इंटर कैलोरी मेरिस्टम। इंटर कैलोरी मेरिस्टम का ओरिजिन शूट एपिकल मेरिस्टम से ही होता है। जो शूट एपिकल मेरिस्टम जब ग्रो कर रहा है तो पीछे की तरफ कुछ सेल छूट जाते हैं, और वो जो सेल छूट जाते हैं वही क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? इंटर कैलोरी मेरिस्टम। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई सेल्स लेफ्ट बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूट इंटर कैलोरी मेरिस्टम। सेल्स लेफ्ट बिहाइंड बाय एपिकल मेरिस्टम, उसमें भी शूट एपिकल मेरिस्टम। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये सिर्फ शूट में प्रेजेंट होते हैं, अपर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, वो भी
स्पेसिफिकली लीफ के बेस पर और इंटरनोड के बेस पर, इंटरनोड के बेस पर और लीफ के बेस पर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम में आते हैं क्योंकि इनका ओरिजिन कहाँ से है, एपिकल मेरिस्टेम से। इंटरकैलरी मेरिस्टेम लेंथ इंक्रीज करने का काम करता है, साथ में जो ग्रासेस होती हैं, जो घास होती है, वहाँ पे ये एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है रीजनरेशन का। ग्रासेस के अंदर में बहुत प्रोमिनेंट इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलती है और वो रीजनरेशन में हेल्प कर रही होती है। अच्छा, रीजनरेशन में हेल्प क्यों करना है? ग्रासेस को कोई भी हर्बीवोर आके खा लेता है भाई। इसका जैसे ही ग्रास को कोई हर्बीवोर इसका टिप पोर्शन खा लेगा, मान लो हर्बीवोर ने इसका टिप पोर्शन ईट कर लिया, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम खत्म। तो अब ये प्लांट आगे वापस से ग्रो कैसे करता है? ग्रास को आपने देखा होगा भाई, हर्बीवोर के खाने के बाद वो दोबारा रीजनरेट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो अब शूट एपिकल मेरिस्टेम की तरह बिहेव करने लगेगी और वापस से ग्रोथ को संभाल लेती है। तो ग्रास के अंदर में इंटरकैलरी मेरिस्टेम का रीजनरेशन का भी काम चल रहा होता है। ये हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में दूसरी तरह का मेरिस्टेम है, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। दूसरी तरह का मेरिस्टेम है दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज से। भाई जैसे जैसे प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, मान लो हमने यहाँ पे बनाया है, ये एक रूट बनाया है और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम बनाया है। रूट एपिकल मेरिस्टेम के पीछे ये जो सेल प्रेजेंट है ये परमानेंट सेल्स हैं। ये जो सेल है ये परमानेंट सेल्स हैं। परमानेंट सेल्स में भी कौन से? प्राइमरी परमानेंट सेल्स। इन सेल में से कुछ सेल क्या करते हैं? डी डिफरेंशिएशन, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह से कैम्बियम में या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम में। तो ये जो बन गया है दिस इज कैम्बियम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बन गया? कैम्बियम या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेम इसी तरह से रूट में, शूट में भी होता है, जो हमारा स्टेम होता है उस पोर्शन में भी सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। कैम्बियम जो है वो कहाँ पर बनता है, किस तरह के सेल में बनता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट्स में बनता है, ओनली डाइकॉट्स। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो सिर्फ डाइकॉट में बनता है, मोनोकॉट में नहीं बनता है, क्योंकि मोनोकॉट की विड्थ इंक्रीज नहीं करनी। अगर मोनोकॉट की विड्थ इंक्रीज ही नहीं करनी तो ये कैम्बियम बनाने का कोई फ़ायदा वहाँ पर नहीं मिलने वाला। ठीक है। ओरिजिन की बात करें तो ये सेकेंडरी ओरिजिन का होता है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन इसमें एक एक्सेप्शन आएगा आपको, डाइकॉट स्टेम का जो वस्कुलर कैम्बियम होगा, डाइकॉट स्टेम का जो वस्कुलर कैम्बियम होता है उसका पार्शियली प्राइमरी ओरिजिन, मतलब ये दो सेक्शन में बनता है, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर। जो इंट्राफेसिकुलर है ये प्राइमरी ओरिजिन का है और इंट्राफेसिकुलर सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। मतलब अगर हम स्टेम की बात कर रहे हैं तो स्टेम में दो कैम्बियम होते हैं। अगर हम इसका टीएस देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो दो कैम्बियम होते हैं, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम उसके बाहर। ये अंदर वाला है वस्कुलर कैम्बियम और बाहर वाला है कॉर्क कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम दो सेक्शन में बनता है, आधा बनता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है, और आधा बनता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है। कॉर्क कैम्बियम पूरी तरह से सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। अगर हम रूट की बात करें, वहीं पे रूट में चाहे हमारा वस्कुलर कैम्बियम हो चाहे हमारा कॉर्क कैम्बियम हो, वो पूरा का पूरा
सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, प्राइमरी ओरिजिन के नहीं होते। तो इसीलिए हम एक लाइन बोलेंगे कि भाई सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम, सारे कैम्बियम जो होते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेम में नहीं आते। एक पोर्शन होता है शूट का, स्टेम का, जो वस्कुलर कैम्बियम होता है उसका इंट्राफेसिकुलर पार्ट प्राइमरी ओरिजिन का होता है। ठीक है, ये हमने ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई किया। अब हम सेकंड बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं मेरिस्टेम को, लोकेशन या फिर पोजीशन के बिहाफ पे। हम क्लासिफाई करते हैं लोकेशन या फिर पोजीशन के बिहाफ पे। पोजीशन के बिहाफ पे एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ये नाम आपने पहले ही सुन लिया। एपिकल का मतलब है जो एकदम इस पे प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मतलब है जो बीच बीच में प्रेजेंट है, जैसे नोड्स के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है और सिर्फ शूट में प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम को बोला जाता है जो बाद में ओरिजिनेट करते हैं, और जो लेटरल मेरिस्टेम है ये साइड में प्रेजेंट है। इसी को पोजीशन के बेसिस पे हम लेटरल मेरिस्टेम, कैम्बियम कहकर बुलाते हैं। कैम्बियम दो तरह की है, रूट और शूट में ही, वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। यहाँ पर भी वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम आधा प्राइमरी है, आधा सेकेंडरी है। ये पूरी तरह से सेकेंडरी है, ये पूरी तरह से सेकेंडरी, और ये पूरी तरह से सेकेंडरी है। तो ये हमने लोकेशन के बिहाफ पे भी मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन कर दिया। अगर यहाँ तक आपको समझ में आएगा तो फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे परमानेंट टिश्यूज़ किस तरह के होते हैं, प्लांट्स के अंदर में कितने तरह के परमानेंट टिश्यू होते हैं, उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, उसके बिहाफ पे फिर हम आगे बातें कर रहे होंगे।